Hi guys, welcome back to the channel विजय एजुकेशन टुडे दिल्ली हिंदी न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 4 फरवरी 2026। तो दोस्तों आज है 4 फरवरी 2026 और डे है वेंसडे। तो आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट आर्टिकल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा पहला आर्टिकल जो कि छपा हुआ है टर्टल ट्रेल्स के बारे में इन बजट। जो अभी बजट आया ना हमारे 2026 2027 का बजट, तो उसमें बात करा गया टर्टल ट्रेल्स के बारे में। अब ये टर्टल ट्रेल्स होता क्या है, देखो आर्टिकल है मेरा, कंजर्वेशनिस्ट अपेहरेंसिव टाटा ट्रेस अनाउंस इन बजट। टाटा ट्रेस के बारे में अनाउंस करा गया है बजट में। तो क्या है बैकग्राउंड, इसके न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है कि इसका बैकग्राउंड है कि केंद्रीय बजट में जो हमारा सेंट्रल बजट आया तो उसमें तटीय क्षेत्रों में, जैसा कि आपको पता है कि टर्टल ओलिव रिडले टर्टल की मैंने बात कराया था पिछले वीडियो में, हमारे कुछ दिन पहले हमारे लेक्चर पे पड़ा हुआ वीडियो। तो ओलिव रिडले टर्टल की बात करा था जो कि बहुत ही मास नेस्टिंग के बारे में जाना जाता है। समुद्र से ऊपर आते हैं और तट पे जाके अंडे देते हैं, घोंसले बनाते हैं, तो उसको मास नेस्टिंग के फॉर्म में जाने जाते हैं। ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल। तो न्यूज़ में है कि केंद्रीय बजट में तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कछुआ घोंसला स्थलों के पास टर्टल ट्रेस विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब टर्टल ट्रेल्स का कहने का मतलब वहाँ एक टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगा दोस्तों। जो अपने टर्टल जो ओलिव रिडले टर्टल है, ठीक है, तो वो अपने इंडेंजर कैटेगरी में अभी चल रहे हैं। ठीक, तो उस पर टूरिज्म को सेक्टर को बढ़ावा देना, टूरिज्म सेक्टर जैसे ओपन करेगा, बनाया जाएगा वहाँ कॉरिडोर, तो वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ेगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ओलिव रिडले टर्टल थोड़े खतरे में आएंगे। ठीक है, तो ये है न्यूज़ में। ये ओलिव रिडले टर्टल जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं और कर्नाटक में और केरल में। बहुत ही ये रेयर केस है दोस्तों। और ये ओलिव रिडले टर्टल के बारे में इस प्रस्ताव को लेकर सुरक्षाविदों जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं, वन्य जीव को जो जानकार हैं, उन्होंने ये जताया है, वन्य जीव कार्यकर्ताओं ने गंभीर चिंता जताई है। क्या चिंता जताई है कि यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ने से ओलिव रिडले टर्टल को नुकसान होगा। जो अरीवाडा कहा जाता है, मास नेस्टिंग जो करता है ना, उसको अरीवाडा कहा जाता है। ठीक है, तो मास नेस्टिंग को नुकसान होगा। ठीक है, उनकी मुख्य चिंता क्या है, जो हमारे इकोलॉजिस्ट है उनकी मुख्य चिंता है कि कछुआ का घोंसला बनाने से समुद्र के तटों जो समुद्र का तट है उड़ीसा साइड में, जो कि माहिर गाथा में, वहाँ भी पढ़ेंगे आगे, माहिर गाथा और रूसी कुल्लिया के पास में, तो पर्यटन आधारित विकास को संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुओं को नुकसान हो सकता है। संघर्षकर्ताओं ने, जो हमारे इकोलॉजिस्ट है, उसने पारिस्थितिक नुकसान का डर भी बताया कि पारिस्थितिक इकोलॉजिकल ये हरासमेंट हो सकता है। और प्रजाति जो है ओलिव रिडले टर्टल की प्रजाति के बारे में हम थोड़ा कुछ देखते हैं कि जो ओलिव रिडले टर्टल हमारा है वो संकटग्रस्त है, काफ़ी इंडेंजर्ड में है। इसका प्रमुख स्थान कहाँ है, जैसे कि मैंने बात करा, इसका प्रमुख स्थान देखो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में दो जगह है, एक गाहिर माथा, एक रूसी कुल्लिया। ये इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। उड़ीसा में गाहिर माथा और रूसी कुल्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओलिव रिडले टर्टल का मास नेस्टिंग यहाँ देखा जाता है। ठीक है, उड़ीसा में दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला पाया जाता है, जो मास नेस्टिंग घोंसला होता है ना ओलिव रिडले टर्टल का, ये सबसे बड़ा घोंसला पाया जाता है यहाँ पे। कहाँ पे? उड़ीसा में। और एक जगह है जो अभी आगे आएगा, वो विदेश में जगह है। ठीक है, तो वो अभी आगे आएगा। और हमारे जो इकोलॉजिस्ट हैं उसको चिंता क्यों सता रहे हैं, ये देखो चिंता क्यों है। चिंता इसलिए कि घोंसला स्थल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और नुकसान होता है किस चीज़, रोशनी से। पर्यटन बढ़ेगा तो उससे, मानव इंटरफेरेंस से, मानव का प्रेजेंस से वहाँ पे नुकसान होगा। किसी भी देश में सक्रिय सामूहिक घोंसला बनाने पर पर्यटन की अनुमति नहीं है। किसी भी देश में जहाँ की मास नेस्टिंग, जैसे ओलिव रिडले टर्टल का मास नेस्टिंग हो और कोई स्पीसीज हो, वहाँ पे ये ह्यूमन इंटरफेरेंस जो कि पर्यटन स्थल बनाने की अनुमति नहीं है। और ये भी एक गलत ही डिसीजन लिया गया है, जो कि ओलिव रिडले टर्टल को जो वहाँ है, तो उड़ीसा में गाहिर माथा और रसिकुलिया में वहाँ पे पर्यटन स्थल बनाना, ये काफ़ी क्या कहते हैं नुकसानदायक होगा आगे चल के। प्रमाण इसका एक रखा हुआ ऑलरेडी, जो चिलिका लेक है ना, इरावदी डॉल्फिन को नुकसान हुआ था यहाँ, बिना इकोलॉजिस्ट से संपर्क करे जाने कि कैसे बनाना, इसको बना दिया ये
टूरिज़्म। तो इसमें इरावदी डॉल्फिन जो उसको नुकसान हुआ था काफ़ी। और क्यों नुकसान हुआ था? बिना इको टूरिज़्म, मानव गतिविधियाँ बढ़ी इसलिए। बट विशेषज्ञों की मांग क्या है? विशेषज्ञों की मांग ये है कि घोंसला स्थलों में नो गो जोन बनाना चाहिए, नो एंट्री जोन, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, घोषित किया जाए, तब ये सुरक्षित रहेगा। पर्यटन ब्रांडिंग नहीं हो सकता, सख्त प्रवर्तन पर ध्यान दिया जाए कि वहाँ कुछ भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बस एक लास्ट में देख लेते हैं हम आईयूसीएन स्टेटस क्या इस टर्टल का। तो ओलिव रिडले टर्टल का आईयूसीएन स्टेटस में इंडेंजर्ड में, संकटग्रस्त में स्पीसीज है, ये प्रजाति है, जिनमें लाखों कछुए कुछ ही दिनों में एक साथ अंडे देने तट पर आते हैं। यह घटना मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा में और कोस्टारिका में देखा जाता है। ठीक है, एक देश जो बताया था, एक भारत का उड़ीसा तो फेमस है पूरी दुनिया में, और एक कोस्टारिका। ठीक है, आई होप ओलिव रिडले टर्टल के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। देन वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल। आवर सेकेंड आर्टिकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड आर्टिकल कहता है कि 84 वेस्ट पिकर। वेस्ट पिकर मतलब जो होता है कचरा बीनने वाला, वेस्ट पिकर, जो कि प्लास्टिक की बोतलें होती है और क्या कहते हैं वाइन की बोतलें होती है, तो वो सब वेस्ट पिकर में आते हैं। ठीक है, जो चूमते हैं और वो बोतल फिर क्या जाता है कंपनी में जाता है, और कंपनी में क्या होता है उसको रिसाइकिल करके फिर यूज में लिया जाता है। तो रिसाइकलिंग जो बोतल का होता है तो वो वेस्ट पिकर जो होता है, जो कचरा बीनने वाले, तो वो चुनते हैं। फिर क्या कहते हैं कबाड़ तक जाता है, कबाड़ से कहाँ जाता है, ये कंपनियां तक जाती है, फिर वहाँ से बन के न्यू फॉर्म में रिसाइकलिंग होके फिर आता है उसमें पैक होके। तो क्या कहता है कि 84% वेस्ट पिकर फ्रॉम एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप के हैं। ये गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है, सेंट्रल सरकार। तो बैकग्राउंड क्या है न्यूज के बारे में? तो न्यूज में छपा है कि केंद्र सरकार ने भारत में कचरा बीनने वालों जैसे वेस्ट पिकर जिसे कहते हैं पहली बार आधिकारिक डेटा जारी किया है। ये कौन जारी किया? इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्या डेटा है इसमें? यह डेटा एक चल रहे राष्ट्रीय गणना अभ्यास के तहत सामने आया है। तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या आया डेटा में कि भारत का 84 से 85% कचरा बीनने वाला जो वेस्ट पिकर है वो एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आते हैं। यह डेटा संसद में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड आधिकारिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगेन यहाँ पे याद रखना मंत्रालय कौन? सामाजिक न्याय मंत्रालय और आधिकारिक मंत्रालय, ये याद रखना है। बहुत ही फेवरेट पोर्शन है किसी भी एग्जाम को पूछने का, मिनिस्ट्री साइड से पूछ देता है यह क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंडर आता है। तो वेस्ट पिकर ऑर्गेनाइजेशन आता है हमारा किस मंत्रालय के अंदर? अधिकारिता मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जो आंकड़े सामने आया तो आंकड़े में क्या है कि 1.5 लाख कचरा बीनने वाले की गणना हुई, जिसमें से ओबीसी आया, एससी आया हमारा 60.3%, ओबीसी आया 13.7% और एसटी आया 10.5%, और महिलाएं जो टोटल है उसमें 48.7% ये महिला, ये हमारा डाटा हो गया। ठीक है, बट ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं किस योजनाओं के तहत ये सब वेस्ट पिकर, तो ये योजनाएं चलते हैं नमस्ते योजना के तहत। फोकस क्या होता है? इसका यंत्रीकरण होना चाहिए, गणना होना चाहिए और इसका पुनर्वास होना चाहिए। जो कचरा बीनने वाले हैं तो वो देखते हो उसका कोई ये लिविंग स्टेटस नहीं रहता है, कहीं पे भी ये कचरा बीन के वो कहीं पे भी सो जाता है, तो उसका बात करा गया कि उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको गिनती में लाना चाहिए, उसका यंत्रीकरण होना चाहिए, मतलब एक उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस पर प्रमुख चिंता क्या जताई सरकार ने? तो प्रमुख चिंता ये जताई कि खतरनाक काम करता है, अनौपचारिक कार्यों से जाति आधारित एकाग्रता को बढ़ावा देता है, और 2014 से अब तक 859 सीवर या स्पेटिक टैंकों में मौतें हुई है, जो कि सेफ्टी टैंकों में विदाउट सेफ्टी जो जाते हैं साफ करने या तो वेस्ट पिकर के थ्रू जो बड़े बड़े नालों में घुसते हैं प्लेट हटा के, तो उसमें 859 सीवर जो साफ़ करने वाले होते हैं तो उनकी मौत हो चुकी है। ठीक है, 2014 से अब तक का बता रहे हैं, ये डाटा जारी किया हुआ है। तो राज्य भिन्नता इसमें देखा जाता है कौन कौन से राज्य में? दिल्ली में सबसे ज़्यादा, एंड देन गोवा में समान वर्ग की बहुलता होती है। संवैधानिक पहलू क्या है कि संवैधानिक पहलू अनुच्छेद 1746 के तहत श्रम की गरिमा और वास्तविक समानता की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल हमारा कहता है देर इज नो केस फॉर स्क्रैपिंग एमपी लेड्स फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमपी लेड्स क्या होता है? ठीक है, ये इस फंड के बारे में पढ़ना है, एमपी लेड्स फंड। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है एमपी लेड्स फंड, जो कि होता है एमपी फॉर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये एमपी लेट्स होता है। तो खबर में क्या है न्यूज़ में कि एमपी लेट्स योजनाओं को समाप्त करने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। एडिटोरियल में छपा हुआ है कि हाल ही में विवाद हुआ कि राजस्थान का कांग्रेस के 3 सांसदों ने एमपी लेट्स से जो फंड आए उसने अपने निजी कार्यों में उपयोग कर लिया, जो कि एमपी लेट्स फंड को बनाया इसलिए गया है कि ये निजी कार्यों में उपयोग नहीं होगा, ये जनता के कार्यों में उपयोग होगा। एमपी लेट्स फंड जो भी इसमें पैसा आएगा, अब कैसे आएगा पैसा, इसको कौन हैंडल करता है और कब बना एमपी लेट्स, अभी सारे चीज़ को भी देखने वाले हैं। तो खबर में है कि एमपी लेट्स योजनाओं का तो इस पे आरोप किस पे लगा रहा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट, ये तो बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता पे जो कि राजस्थान में सांसद है, ठीक है, 2-3 सांसद हैं, तो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि एमपी लेट्स का धन वो निजी उपयोग में लिया है। तो निजी उपयोग में लिया तो एमपी लेट्स या चर्चाओं में आ जाता, तो एमपी लेट्स ये होता क्या है तो वो हम देख लेते हैं। एमपी लेट्स योजनाओं को समाप्त करने का कोई कारण नहीं है, तो कह रहे हैं कि बीजेपी नेता की एमपी लेट्स योजनाओं को ही समाप्त कर दो, जिससे उसके, तो इस योजना को समाप्त नहीं करो, भले ही कुछ सांसदों द्वारा धन का दुरुपयोग लेकर समय समय पर विवाद होते रहो, लेकिन ये योजना समाप्त नहीं हो सकता, काफ़ी काम हुआ इस योजना के तहत। देखो, हाल ही में राज्य की सीमाओं के पार एमपी लेट्स फंड में कथित दुरुपयोग को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ, जिससे पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई। अब क्या बहस शुरू हो गई है, क्या एमपी लेट्स को समाप्त कर देना चाहिए या इससे सुधार किया जाना चाहिए। तो लेखकों का तर्क है, हमारे एडिटर का तर्क है कि समस्याओं का जो समाधान होता है तो वो अस्तित्व में नहीं है, बल्कि उसके क्रियान्वयन में, कि एमपी लेट्स तो योजना बनाया ही इसलिए क्या कि ये लोकल एरिया को डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू ये डेवलप कर सके, ठीक है। लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन ठीक नहीं होता, उसका काम ठीक नहीं हो रहा, तो ये एमपी लेट्स योजनाओं को गलत ठहराने की थोड़ी बात है। ये तो अपना खुद की सोच है कि उसका फंड ये निजी उपयोग में लेना है या तो जनता के भलाई में देना है एमपी लेट्स के फंड के थ्रू। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि एमपी लेट्स होता क्या है। एमपी लेट्स ये होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना होता है। इसकी शुरुआत कब कर गई थी, 1993 में, 1993 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ये केंद्र सरकार की स्कीम होती है, जिससे एमपी जो लोकसभा का हो या राज्यसभा का अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करवा सकते हैं एमपी लेट्स के थ्रू। तो इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो एमपी जो काम करवाएगा तो एमपी लेट्स में फंड कहाँ से आएगा, जो एमपी लेट्स फंड बनाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू 1993 में, इसमें फंड कहाँ से आएगा वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन बट एमपी लेट्स के अंदर कार्य कौन कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं हम। एमपी लेट्स के अंदर देखो कार्य होता है सड़क बनाना, नाली, फुटपाथ, स्कूल, लाइब्रेरी, क्लासरूम। तो यहाँ बात ही करा गया लोकल एरिया में यही सब काम ना होगा, अपने क्षेत्र के सांसद अपने क्षेत्र में यही सब ना काम करवाएंगे। तो पीने का पानी लगवाएंगे, हैंडपम्प लगवाएंगे, अस्पताल सामग्री उपयोग करवाएंगे, हॉस्पिटल का इक्विपमेंट सब, ठीक है, और स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, दिव्यांगजनों के लिए फैसिलिटी करवाएंगे कि गांव में अगर दिव्यांगजन है तो उसके लिए वो साइकिलिंग की व्यवस्था करी जाए, उसके लिए अलग से फैसिलिटी की व्यवस्था करी। ये सब एमपी लेट्स के कार्य हो गए। तो देखो कार्य देखने से कितना अच्छा लग रहा है कि एमपी लेट्स में जो कार्य है वो काफ़ी अच्छा है, पर इसको फॉलो अगर करा जाए, इस पर पेपर पे वो स्कीम ना रहे, वो ज़मीन पे वो फील्ड पे वो स्कीम दिखे, तो काफ़ी एमपी लेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही तर्क देते हैं लेखक कि एमपी लेट्स को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे काम ठीक तरीके से करना चाहिए, तो काफ़ी सुधार आएगा लोकल लेवल पे, ठीक है। अब एमपी लेट्स में फंड कैसे आते हैं अभी हम आगे देखते हैं। देखो एमपी लेट्स में फंड कैसे मिलता है, पैसा कैसे मिलता है, इसमें हर एमपी को 5 करोड़ प्रति वर्ष, एवरी ईयर 5 करोड़ मिलता है। अब वो कहाँ से मिलता है, सेंट्रल फंड देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से फंड देती है, हर एमपी को देता है, ठीक है। और किस लिए देता है, क्योंकि एमपी लेट्स का मतलब ये है कि वो अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सके। तो ये 5 करोड़ का एवरी ईयर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसमें फंड मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि एमपी, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सिर्फ रिकमेंड करता है कि हाँ आप ये काम करवाना है, फंड चाहिए, वो सेंटर से रिकमेंड कर दिया, पैसा आ जाएगा। बट काम को कौन करवाएगा, डीएम, उस एरिया के, उस जिला का डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो क्रियान्वित करेंगे काम को, ठीक है।
अब हमारा फोर्थ आर्टिकल एंड लास्ट आर्टिकल हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट अफेल्ड दैट पेनल्टी इन 3 ईयर पास्ट 3 ईयर। मतलब रिपोर्ट कह रहा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 3 ईयर में, पिछले 3 साल में कोई भी डेथ पेनल्टी नहीं दिया है। ठीक है, अब क्या खबर कहता है कि कोई भी डेथ पेनल्टी जैसे मृत्युदंड नामक सज़ा नहीं दी है। तो खबर में है कि भारत में मृत्युदंड डेथ पेनल्टी पर एक हालिया वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट सामने आया, और ये रिपोर्ट बताता है कि एक आपराधिक न्याय शोध समूह द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या रुझान दिखाती है? रिपोर्ट रुझान दिखाती है कि पिछले 3 वर्षों से, पास्ट 3 ईयर से, जैसे 2023 से 25 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक भी डेथ पेनल्टी की सज़ा नहीं दी है, पुष्टि नहीं की है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि निचली अदालतें बार बार मृत्युदंड दे रही है। जो निचली सेशन कोर्ट होता है, हमारा हाई कोर्ट होता है, वहाँ से जो अगर सज़ा पास होता है तो वहाँ तो मृत्युदंड पास होता है, बट वो सज़ा ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ वो मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी बदल के किस में आ जाता है, उसको सज़ा कम करके आजीवन कारावास कर दिया जाता है। तो इसी पे सवाल उठता है कि ऊपरी अदालतें इन सज़ाओं को तेज़ी से पलट या आजीवन कारावास में बदल देती है। इससे गलत सज़ा और गलत दोष सिद्ध को लेकर गंभीर सवाल उठती है। तो रिपोर्ट का माने कुछ देखते हैं कि 3 साल का बात करा है, तो 2023 से 2025 में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मृत्युदंड सज़ा को बरकरार नहीं रखा। साल 2025 में 10 मृत्युदंड पर कैदियों को बरी किया गया, और उसको क्या करा गया कि उम्र कैद की सज़ा सुनाया गया। यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बरी होने वाला आंकड़ा था। जो पिछले 10 सालों में जो बरी किया, तो ये 10 सालों में सबसे ज़्यादा बरी आरोपी को बरी करने वाला आंकड़ा था। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये डाटा आता है। जैसा कि अभी मैंने बात करा कि सेशन कोर्ट का डाटा है कि 2016 से 2025 के बीच में कुल 1310 लोगों को डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई गई। सिर्फ 2025 वर्ष में 2025 ईयर में 2025 में ही 128 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। ये हाई कोर्ट का है, सॉरी सेशन कोर्ट का। अब हाई कोर्ट का हम देखते हैं, ये बात हो रहा है ऑल ओवर इंडिया का बात हो रहा है, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर नहीं, ऑल ओवर इंडिया को लेकर बात हो रहा है। जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट है, वहाँ से। तो हाई कोर्ट का डाटा आता है कि 842 मामलों में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट का डाटा आता है कि हाई कोर्ट से आए 37 मामलों पर देखो होता क्या है कि अपील करता है ना, अपील करने के सिस्टम में हमारे ये जुडिशरी सिस्टम में कि अगर लोअर कोर्ट में कुछ सज़ा हुआ तो उसको संतुष्टि नहीं मिली तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में कुछ सज़ा हुआ उसको वहाँ संतुष्टि नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो वही सब मामला चलते चलते जो यहाँ हाई कोर्ट में बनाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में 37 मामलों पर फैसला दिया, जिसमें कि 15 मामलों पर आरोपी बरी हो गया और 14 मामलों पर कम सज़ा दी गई या तो उसको उम्र कैद दिया। पर ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मृत्युदंड बरकरार रहा, मतलब 0 मृत्युदंड दिया गया। देखो यहाँ कितना मृत्युदंड था, 842, सुप्रीम कोर्ट आते आते यहाँ 0 मृत्युदंड हो गया। बस यहाँ तक खबर में था आज। तो आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा, बट मिलते हैं कल। सो थैंक यू। एंड सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देन थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।